अगर आपके पिताजी को, माताजी को या दादाजी दादी को हुई है तो आपके रिस्क बढ़ जाता है हार्ट डिजीज होने का। जी, मोस्ट ऑफ द हार्ट डिजीज अगर आप बोलें तो इट कैन नॉट बी क्योर्ड, मोस्ट ऑफ द हार्ट डिजीज, राइट, बट डेफिनेटली दे कैन बी कंट्रोल्ड। बट दूसरे अगर कोई स्मोकिंग करता है तो वो हाई कोलेस्ट्रॉल का रीजन है, अनहेल्दी आपकी हैबिट्स हैं, अनहेल्दी फूड हैबिट्स है, हाई कोलेस्ट्रॉल आप फूड आप कंज्यूम करते हैं, हाई फैटी फूड कंज्यूम करते हैं तो उससे भी आपका हाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। अगर कोई स्मोकिंग करता है तो डेफिनेटली दे कैन स्टॉप इट। रेगुलर एक्सरसाइज को अगर कोई करता है तो वो डेफिनेटली उसको रिस्क कम होती है। किसी को और अदर मेडिकल इश्यूज है, डायबिटीज है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो आप इनको कंट्रोल कर सकते हैं तो आपकी रिस्क डेफिनेटली हार्ट अटैक के लिए कम हो जाती है। एक टर्म हम बोलते हैं हार्ट हेल्थ चेक। तो वंस यू टर्न 45, तो 45 के बाद में आप अपने जीपी के पास जाके और आप उनको बोल सकते हैं कि मेरे को हार्ट हेल्थ चेक करना है। Good day everyone, my name is Nafneed Anand from Voice आजकल लोकल एंड ग्लोबल। आज स्टूडियो में मेरे साथ हैं डॉक्टर मोहित शर्मा। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू नवनीत जी बुलाने के लिए। सबसे पहले अगर आप मुझे ये बताएंगे, इंडिया में हम नॉर्मली सुन लेते हैं हृदय रोग, दिल की बीमारी और हार्ट डिजीज, व्हाट एग्जैक्टली इज इट? नवनीत जी, हार्ट डिजीज का अगर मैं सिंपल तरीके से बताऊं तो ऐसी डिजीज जो हार्ट को अफेक्ट करे, तो बेसिकली जो कि हार्ट के फंक्शन को अफेक्ट करे या हार्ट की स्ट्रक्चर को अफेक्ट करे, तो उसको आप हार्ट डिजीज बोल सकते हैं। सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स? अगर मैं बात करता हूँ हार्ट डिजीज की, कितने तरह की, कितने टाइप्स की रहती हैं ये? हार्ट डिजीज को अपन मोटे मोटे तरह पर 4 तरह से वी कैन डिवाइड इन 4 पार्ट्स। जी। तो नंबर 1 आप बोल सकते हैं कोरोनरी हार्ट डिजीज, जो कि हार्ट की ब्लड वेसल्स को अफेक्ट करती हैं। नंबर दूसरे पे आता है वॉल्वुलर हार्ट डिजीज, तो हार्ट के जो 4 चैम्बर्स है उसमें जो वॉल्व्स होते हैं उनको अफेक्ट करती है। नंबर 3 आता है एरिथमियाज, जो हार्ट की रिदम को अफेक्ट करती है। राइट, यस, और जो रिदम कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, जिसे एएफ भी कहा जाता है। एट्रियल फिब्रिलेशन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द एरिथमियाज। और नंबर 4 पे आप रख सकते हैं जो कि बोलते हैं हार्ट फेलियर, कि हार्ट अटैक के बाद में जो हार्ट की स्ट्रक्चर, हार्ट मसल्स है, उसकी स्ट्रक्चर को अफेक्ट करती है, तो उसको फिर हार्ट फेलियर बोलते हैं। क्योंकि नॉर्मली ये सुनने में बड़ा आता है यार, उसको क्या हुआ, उसको हार्ट फेल हो गया। जी जी, तो वो हार्ट फेलियर का मतलब है कि हार्ट की जो हार्ट मसल्स है उसकी स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आई बिकॉज ऑफ सम XYZ रीजन, और वो हार्ट फेलियर उसको बोलते हैं। क्योंकि जितना मैंने सुना, नॉर्मली बोलते हैं भी हार्ट डिजीज है विद इन द फैमिली वो रन करती है। नंबर 1, क्या ये सच है भी विद इन द फैमिली अगर एक किसी को फादर को हुआ या ग्रैंडफादर को हुआ, आगे होने के चांसेस उनके बच्चों में ज्यादा हो जाते हैं? और दूसरा, क्या ये प्रिवेंट की जा सकती है? जी, हार्ट जो डिजीजेज हैं वो रन करती हैं डेफिनेटली। अगर आपके पिताजी को, माताजी को या दादाजी दादी को हुई है तो आपके रिस्क बढ़ जाता है हार्ट डिजीज होने का। दूसरा ये कि डेफिनेटली आप उसकी रिस्क को कम कर सकते हैं बाय मेंटेनिंग योर लाइफस्टाइल एंड सम अदर मेजर्स। यस, डेफिनेटली रिस्क को कम की जा सकती है, बस बट ये हार्ट में फैमिली में रन करती है। फैमिली में रन करती है। सो हाउ डू वी क्योर? मतलब वो बोलते हैं अभी हाँ बीमारी है, एक तो है अभी हम प्रिवेंट करते हैं भी उसके चांसेस कम हो जाएं, पर दूसरा ये है कैन वी क्योर इट? क्या हम इसका इलाज भी कर सकते हैं हार्ट डिजीज का? जी, मोस्ट ऑफ द हार्ट डिजीज अगर आप बोलें तो इट कैन नॉट बी क्योर्ड, मोस्ट ऑफ द हार्ट डिजीज, राइट, बट डेफिनेटली दे कैन बी कंट्रोल्ड। अच्छा, हाँ, आप कंट्रोल आप उनको कर सकते हैं लाइफस्टाइल से, मेडिकेशन से, सर्जिकल ट्रीटमेंट से, रेगुलर डॉक्टर के पास चेकअप से, तो आप डेफिनेटली उनको काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। काफी हद तक कंट्रोल हाँ, कर सकते हैं। जी। सो इट इज ए काइंड ऑफ क्योरिंग की जब हम बात कर रहे हैं तो बेसिकली अगर हम उसको प्रिवेंट करें, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर काइंड ऑफ थिंग। जी जी। नॉर्मली हम लोगों को सुनने में ये रहता है भी उसको हार्ट अटैक आ गया या उसको कार्डियक अरेस्ट आ गया। क्या हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट आर दे द सेम थिंग और दोनों में कोई डिफरेंस है? जी रमन जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में काफी अंतर है। ओके जी, अगर मैं आपको सिंपल वे में बोलूं
तो हार्ट अटैक का मतलब है कि हार्ट के जो आर्टरीज उसमें सर्कुलेशन प्रॉब्लम है, उससे हार्ट अटैक होता है। जबकि कार्डियक अरेस्ट में जो हार्ट के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम से कार्डियक अरेस्ट होता है। राइट। जी। हार्ट अटैक में इंसान कॉन्शियस रहता है, सांस ले रहा होता है, लेकिन उसको चेस्ट पेन होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, इस तरह के सिम्टम होते हैं। कार्डियक अरेस्ट में इंसान अनकॉन्शियस हो जाता है, सांस लेना बंद कर देता है, और अगर उसको कुछ ही मिनट में प्रॉपर अर्जेंट मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिले तो मोस्ट ऑफ द टाइम इंसान की डेथ हो जाती है, अनफॉर्चुनेटली। तो वो जो नॉर्मली बोलते हैं अभी आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं, या कहीं ना कहीं से ऑल ऑफ ए सडन देयर इज अ क्लॉट दैट केम इन, और जिसकी वजह से वो ब्लॉक हो गया, तो व्हाट एग्जैक्टली इज इट? वो हार्ट अटैक में होता है। अच्छा, वो हार्ट अटैक में जी, होता है। मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि हार्ट के अंदर छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती है जो कि ब्लड की सप्लाई करती हैं। जी। तो कई बार जैसे कि अपन अनहेल्दी हैबिट से या लाइफस्टाइल से जो कोलेस्ट्रॉल है या फैट है, तो वो धीरे धीरे हार्ट की आर्टरीज में जमा होने लग जाता है, तो उसको बोलते हैं प्लैक। राइट। इट्स कॉल्ड प्लैक। और वो हार्ट के मसल के ब्लड फ्लो में आर्टरीज में बाधा डालता है, डिस्टर्बेंस करता है। तो कभी कभी आपको चेस्ट पेन होता है, बट नॉट नेसेसरली हार्ट अटैक, बट यू आर फीलिंग द चेस्ट पेन बिकॉज ऑफ द सर्कुलेशन प्रॉब्लम। इसको बोलते हैं एंजाइना। ओके। जी। और जब किसी को हार्ट अटैक आता है तो वो प्लैक रप्चर हो जाता है, तो वो रप्चर हो जाता है, उसके चारों तरफ क्लॉट बन जाता है, तब इंसान को हार्ट अटैक होता है। और उसका आपको अर्जेंट ट्रीटमेंट नहीं मिले तो वो हार्ट के मसल को डैमेज करना चालू कर देता है। राइट राइट राइट। अभी आपने कोलेस्ट्रॉल की बात करी, तो कोलेस्ट्रॉल में नॉर्मली तो ये होता है भी लाइफ लॉन्ग क्रेस्टर या इस तरह की कोई ना कोई दवाई लगा दी जाती है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल उसका मेरे ख्याल से कंट्रोल काफी हद तक रह पाता है। बट अदर देन दैट वॉकिंग से भी कोलेस्ट्रॉल बेटर होता है, इज दैट राइट? जी। कोलेस्ट्रॉल के अपन को रीजन समझने पड़ेंगे, हाई कोलेस्ट्रॉल का रीजन क्या है। तो जो रीजन अपन उसको प्रिवेंट कर सकें तो कोलेस्ट्रॉल उनसे कम हो सकता है। डेफिनेटली मेडिकेशन इज वन ऑफ द वे टू कंट्रोल द कोलेस्ट्रॉल। बट दूसरे अगर कोई स्मोकिंग करता है तो वो हाई कोलेस्ट्रॉल का रीजन है। अच्छा। अनहेल्दी आपकी हैबिट्स है, अनहेल्दी फूड हैबिट्स है, हाई कोलेस्ट्रॉल फूड आप कंज्यूम करते हैं, हाई फैटी फूड कंज्यूम करते हैं, तो उससे भी आपका हाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। रेगुलर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, वॉक नहीं करते हैं, तो उससे भी आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो इफ यू लुक आफ्टर ऑल दीज इश्यूज देन योर कोलेस्ट्रॉल कैन बी कंट्रोल्ड। तो ये हेरिडिटरी भी रहता है? कोलेस्ट्रॉल हेरिडिटरी आपको डायरेक्ट तो इफेक्ट नहीं करता है, बट इनडायरेक्ट, जैसे वो हार्ट अटैक के इश्यू हो जाता है हाई कोलेस्ट्रॉल से, तो फिर हार्ट अटैक आपको होता है तो फिर आपको जेनेटिक्स में आप वो परेशान करते हैं। राइट। नॉर्मली हमें ये सुनने को मिलता है अभी जो सॉल्ट की इनटेक है बड़ी कंट्रोल्ड से होनी चाहिए। सॉल्ट की ज्यादा इनटेक से भी आपके हार्ट को किसी न किसी तरह कोई असर हो सकता है। जी। हार्ट के अलावा भी सॉल्ट किसी चीज को हार्म कर सकता है? जी। पहली बात तो इसकी इनटेक कितनी होनी चाहिए? जी। अच्छा सवाल है ये। डेली जो नमक का इंटेक है आपको 1 से 2 ग्राम मैक्सिमम होना चाहिए। अच्छा। उससे ज्यादा बॉडी को नमक नहीं चाहिए। अगर आप फिर ज्यादा करते हैं तो हाई ब्लड प्रेशर और भी इश्यूज आपको होते हैं। ये आपके हार्ट को अफेक्ट करता है, आपकी किडनीज को अफेक्ट करता है, आपकी ब्लड वेसल्स को अफेक्ट करता है। कमिंग बैक टू योर प्रीवियस क्वेश्चन, आपने कोलेस्ट्रॉल बोला कि जेनेटिक्स में, तो एक पर्टिकुलर टर्म हम कभी कभी यूज करते हैं, फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलिमिया, जो कि एक जेनेटिकल कंडीशन होती है। इट्स नॉट वेरी कॉमन बट यस दैट पर्टिकुलर कंडीशन रन्स इन द फैमिली। नॉर्मली क्या रहता है अभी, जैसे मैंने आपसे शुरू में बात करी हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट, क्योंकि काफी सारे लोगों को शायद ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं अभी इन दोनों में डिफरेंस क्या रहता है। ऐसे ही अगर मैं कार्डियोवास्कुलर डिसीज की बात करूं या हार्ट डिजीज की बात करूं, इन दोनों में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है? जी। हार्ट डिजीज, जैसे मैंने पहले बताया कि हार्ट डिजीज हार्ट को अफेक्ट जो डिजीज करती है वो हार्ट डिजीज होती है। जी। कार्डियोवास्कुलर डिजीज में ये एक ब्रॉड टर्म है, एक बड़ा टर्म आप इसको बोल सकते हैं, जिसमें कि वो कार्डियो मीन्स हार्ट को अफेक्ट करती है, वेस्कुलर मीन्स ब्लड सप्लाई को अफेक्ट करती है। तो जो हार्ट को अफेक्ट करे, ब्लड सप्लाई को अफेक्ट करे, फिर ब्लड सप्लाई को जब अफेक्ट होता है तो आपको ब्रेन भी आपका अफेक्ट होता है, तो स्ट्रोक जिसमें आता है, तो वो भी एक कार्डियोवास्कुलर डिजीज का पार्ट होता है। अच्छा जी। तो स्ट्रोक के तो कई आफ्टर इफेक्ट्स हो सकते हैं, इट इज नॉट ओनली ऑन द हार्ट इटसेल्फ, मेरे ख्याल से उसके अलावा ब्रेन को भी ये इफेक्ट कर सकता है। जी जी डेफिनेटली। अगर मैं रिस्क फैक्टर की बात करूं,
हर बीमारी का कोई ना कोई इलाज नॉर्मली होता है, ऐसे हार्ट डिजीज का हम बोल रहे हैं इलाज के साथ साथ मेरे ख्याल से प्रिवेंशन इज मोर इम्पोर्टेंट जी। देन द क्योर। जी। द मेजर रिस्क फॉर हार्ट डिजीज। जी, तो अपन इसको अगर हार्ट रिस्क फैक्टर्स को वी कैन डिवाइड इन द टू पार्ट्स। एक रिस्क फैक्टर ऐसे हैं कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आपको इनहेरिट किया आपने अपनी फैमिली से, जिसमें आपका जेनेटिक फैक्टर्स हो गया, आपकी एज हो गई, आप यू कैन नॉट गो बैक, आपकी एथनिसिटी हो गई, आप पर्टिकुलर एथनिसिटी में आप जैसे आप एशिया में देखें तो इंडियन एशियन होते हैं, जो फिलिपिनो होते हैं उनको हार्ट प्रॉब्लम ज्यादा होती है, एथनिसिटी होती है। और नंबर 4 पे आता है आपका जेनेटिक्स। तो एज, आपकी एथनिसिटी, आपका जेंडर क्या है, मेल में ज्यादा होती है हार्ट डिजीज फीमेल से। तो 4 चीजें आप ये होती हैं, तो ये आप चेंज नहीं कर सकते। दूसरा होता है कि मॉडिफाइबल, जिनका आप मॉडिफाई कर सकते हो रिस्क फैक्टर्स को। उसमें नंबर 1 पे होता है आपका स्मोकिंग। अगर कोई स्मोकिंग करता है तो डेफिनेटली दे कैन स्टॉप इट। रेगुलर एक्सरसाइज को अगर कोई करता है तो वो डेफिनेटली उसको रिस्क कम होती है। किसी को और अदर मेडिकल इश्यूज है, डायबिटीज है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो आप इनको कंट्रोल कर सकते हैं, तो आपकी रिस्क डेफिनेटली हार्ट अटैक के लिए कम हो जाती है। हार्ट चेकअप, एट व्हाट एज वन शुड गो फॉर अ रेगुलर हार्ट चेक? और दूसरा ये है भी, एक तो रेगुलर हार्ट चेक में बात कर रहा हूँ, दूसरा रेगुलरिटी कितनी होनी चाहिए जी हार्ट चेकअप के लिए? जी, तो ऑस्ट्रेलिया में हम लोग एडवाइस करते हैं कि एक टर्म हम बोलते हैं हार्ट हेल्थ चेक। तो वंस यू टर्न 45, तो 45 के बाद में आप अपने जीपी के पास जाके और आप उनको बोल सकते हैं कि मेरे को हार्ट हेल्थ चेक करना है। और अगर कोई एबोरिजिनल है तो वंस यू टर्न 30 देन यू कैन गो देयर। तो आपका जो जीपी है आपकी हिस्ट्री लेता है, आपके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं, आपकी फैमिली हिस्ट्री क्या क्या है, तो उस रिस्क फैक्टर के हिसाब से वो आपका रिस्क कैलकुलेट करता है। तो उसमें फर्स्ट कंसल्टेशन में आपका वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर, हाइट, वेट चेक करता है, कुछ रेगुलर ब्लड टेस्ट ऑर्डर करता है जिसमें कि आपका फास्टिंग ब्लड शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, ये आपके 2 इंपॉर्टेंट होते हैं। और भी वो रेगुलर ब्लड टेस्ट ऑर्डर कर सकता है। जब वो रिजल्ट आते हैं तो एक कैलकुलेटर से आपका रिस्क कैलकुलेट करता है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की। तो इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं हार्ट हेल्थ चेक। अगर किसी को रिस्क फैक्टर्स हैं पहले से, तो आई वुड इवन सजेस्ट वंस यू टर्न 40 यू कैन गो टू योर जीपी एंड यू कैन डेफिनेटली टॉक अबाउट योर हार्ट एंड हार्ट हेल्थ चेक। वंस जीपी असेसेस इट, भी उसमें कुछ ना कुछ रिस्क है, तो उनको वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास खुद रेफर करते हैं, और द पेशेंट कैन चूज द कार्डियोलॉजिस्ट ऑफ हिज ओन चॉइस? जी, देखो क्या होता है कि नवनीत जी की जब जीपी आपकी रिस्क को कैलकुलेट करता है, तो अगर आप हाई रिस्क में हैं तो डेफिनेटली जीपी कैन स्टार्ट द कन्वर्सेशन अबाउट सीइंग ए कार्डियोलॉजिस्ट। आपको वो ब्लड प्रेशर की टैबलेट, मॉडिफाइड जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको वो कंट्रोल करने की कोशिश करता है। डायबिटीज है किसी को, या हाई कोलेस्ट्रॉल है और हाइपरटेंशन है, तो आपका रिस्क एक पर्टिकुलर नंबर से ज्यादा है, तो आपको वो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकता है खुद। लेकिन अगर आपको कोई सिम्टम्स हैं, आपको कई बार चेस्ट पेन होता है, सांस लेने में आपको दिक्कत होती है, ठीक है, या फिर आपको अगर प्रीमेच्योर फैमिली हिस्ट्री है, प्रीमेच्योर फैमिली हिस्ट्री का मतलब है कि आपके पेरेंट्स को 55 साल के पहले किसी को हार्ट अटैक आया है, तो वो प्रीमेच्योर फैमिली हिस्ट्री होती है, तो वो भी आपका रिस्क फैक्टर है। तो कहने का मतलब अगर आपको सिम्टम्स हैं तो वो कार्डियोलॉजिस्ट को रेफर करता है, और सिम्टम्स नहीं है, हाई रिस्क है, तो जीपी अपने आप हाई रिस्क को मैनेज करके और आपको कंट्रोल कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। तो इन सब चीजों का अगर मैं लेके आऊं मील्स पे, खाने पे, जी, एक दिन में मील्स की एक्चुअल क्या पोर्शन होनी चाहिए? जी, अगेन इट्स ए वेरी गुड क्वेश्चन। मोटे मोटे तौर पे मैं बोलूं तो जैसे आपकी जो प्लेट है, जो आपकी थाली है, उसका 50% शुड बी वेजिटेबल्स। अच्छा, 1/4 शुड बी प्रोटीन एंड 1/4 शुड बी कार्बोहाइड्रेट। राइट। अब आप इसको कैसे भी मैनेज कर सकते हैं, दैट इज द चैलेंज, दैट यू हैव टू मैनेज इट द वे यू हैव टू। कई बार किसी को हार्ट का प्रॉब्लम होता है तो हम उनको डाइटिशियन को भी रेफर करते हैं, तो डाइटिशियन मेक योर प्लान अकॉर्डिंग टू योर रिस्क फैक्टर्स, बट 50% शुड बी वेजिटेबल्स, 25% शुड बी प्रोटीन एंड 25% शुड बी कार्बोहाइड्रेट। डॉक्टर मोहित शर्मा, थैंक यू सो मच। थैंक यू। मेरे ख्याल से
इस डिस्कशन का फायदा और कुछ हो ना हो, बट डेफिनेटली दैट वुड बी एन अवेकनिंग अलार्म फॉर लॉट ऑफ पीपल, स्पेशली अबव 40 को अपना हार्ट हेल्थ चेक जी। जरूर करवाना चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल करवाना चाहिए। जाने से पहले आपकी तरफ से हमारे ऑडियंस के लिए कोई मैसेज? थैंक यू सो मच नवनीत जी बुलाने के लिए। ऑडियंस को मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि रिस्क फैक्टर्स अगर आपके हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द पीपल को आज की तारीख में सब पता रहते हैं सोशल मीडिया के थ्रू या फिर आपके अवेयरनेस के थ्रू, तो आप प्लीज़ अपने जीपी के पास जाएं और अपना हार्ट हेल्थ चेक करवाएं, और रिस्क फैक्टर्स जो कि कन्वर्ट हो सकते हैं लो रिस्क में, उनको आप कन्वर्ट करने की कोशिश करें। डेली वॉक करें, हेल्दी खाएं, बी हेल्दी एंड हैप्पी, हेल्दी हार्ट। कहते हंसते रहो तो बसते रहो, हंसते रहो तो बसते रहो जी। इसी नोट के साथ थैंक यू सो मच। ऑल आई वुड से इज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जी हाँ, आज हमने की डॉक्टर मोहित शर्मा से बातचीत, और मैं आपका नवनीत। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू। One-stop answer to your Australian education and visa matters. Gemco Sydney. Dream big, achieve big. Fiji Times. Be with the times.